फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK मैकेनिकल। ये देखिए, ये HPCL स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है पार्ट बी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PART पार्ट बी। तो पार्ट बी है, तो फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूँ। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। या इस वीडियो के लास्ट में मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो दे दूँगा। ठीक है, वो देखना ज़रूरी है आपको। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना भाई। देखो, लाइक करने से आपको, देखो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप एक लाइक नहीं करते हो। व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, क्या मतलब है। तो कल हमने जो पार्ट पढ़ चुके थे वो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया था, वेल्डिंग किया था कल। ठीक है, वेल्डिंग कर लिया था, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में कर लिए थे, सेफ्टी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अपना क्या रह गया है अब, देखो वाल्व कर लिया था हमने कल, वाल्व के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब रह गया है गैस टरबाइन, हीट एक्सचेंजर और पंप, बॉयलर और कंप्रेसर मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पंप, बॉयलर और गैस टरबाइन के क्वेश्चन देखेंगे और हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन देखेंगे। कुछ IC इंजन के भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट है। देखिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बस मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। ठीक है, आप सब लोग एक थंब दे दीजिए मुझे कि हाँ मैं देखता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, एक थंब इम्प्रेशन दे दीजिए, जिससे मुझे खुशी होगी कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को कल मैंने यहाँ पॉज किया था, यहाँ रोका था लास्ट में ए पार्ट को, गैस टरबाइन और हीट एक्सचेंजर पे। ठीक है, तो मैं वीडियो बना सकता था, मतलब कल मेरी रियली में तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बना नहीं पाया था। तो आज कोई दिक्कत नहीं, आज देख लेना और इसकी PDF भी आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी दे दूँगा। तो थोड़ा PDF में कभी कभार थोड़ा गलती हो जाती है, इसको इम्प्रूवमेंट करके अच्छी तरीके से आपको PDF में दे दूँगा। ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए अब पहला क्वेश्चन, मतलब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखिए, द आइडियल साइकिल फॉर विच स्टीम इंजन वर्क्स इज। तो आइडियल साइकिल, जो स्टीम इंजन जो वर्क करते हैं वो कौन से साइकिल पे करते हैं वो आपको बताना है भाई। तो कोई भी आंसर बताइए इसका, पहले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई, जो भी है। पार्ट बी चल रहा है ये। ठीक है, पार्ट बी है। पार्ट ए की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा। ऑटो साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है, जूल साइकिल है, बताइए। तो देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा, वो C हो जाएगा। ठीक है, रैंकाइन साइकिल। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराने के फॉर्म में ज़्यादा करा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अब स्पेशल अलग से बनाया करूँगा वीडियो, जिसमें एक एक टॉपिक को मैं आपके एक क्लियर करा करूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए रैंकाइन साइकिल लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। रैंकाइन साइकिल होता क्या है, इसमें स्टीम पावर प्लांट पर वर्क करता है। ये स्टीम पावर प्लांट में होता है, फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड विल गेट चेंज। इसमें क्या होता है, जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसमें चेंज होता है, मतलब फेज़ है ना चेंज हो, जैसे लिक्विड से आपका भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, तो फेज़ होता है ना वो चेंज हो जाता है। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कौन से प्रोसेस होता है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और 2 आइसोबैरिक। आइसोबैरिक को हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भाई देखिए, यहाँ पे देखो आपका एक ग्राफ बनना है, पूरा ग्राफ बनना है ये ऐसे करके। तो ग्राफ में देखिए 1 से 2 है ना वो पंप है। ठीक है, 1 से 2 है वो पंप है। उसके बाद 2 से ये 3 जा रहा है वो बॉयलर है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। 3 से 4 में आपका टरबाइन होगा। ठीक है, और 4 से 1 में फिर कंडेंसर होगा। तो कंडेंसर क्या करता है, टू डिक्रीज द वर्किंग इनपुट बाई चेंजिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो कंडेंसर होता है वो क्या करता है, टू डिक्रीज द वर्किंग इनपुट बाई चेंजिंग द वेपर इनटू लिक्विड। तो वेपर से लिक्विड में चेंज करता है कंडेंसर। ठीक है, पंप, आपका पंप प्रेशराइज करता है। ठीक है, आपका हाइड्रोलिक एनर्जी बनाता है। उसके बाद फिर बॉयलर में जाता है, बॉयलर से होते हुए फिर टरबाइन में। ठीक है, ये प्रोसेस होता है आपका रैंकाइन साइकिल में। क्लियर। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एफिशिएंसी बताऊंगा आपको। देखिए टरबाइन वर्क यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। टरबाइन वर्क है ना वो H3 - H4 है। कैसे देखेंगे, देखिए टरबाइन वर्क क्या है, H3 - H4 दिख रहा है, H3 ये गया और H4 ये गया। ठीक है, टरबाइन वर्क हो गया H3 - H4। उसके बाद देखिए आपका ये पंप वर्क है वो क्या हो गया, H2 - H1। ठीक है, तो यहाँ पे पंप वर्क अपन देखेंगे
पंप वर्क देखिए S2 माइनस 2 से 1 जाते हैं, ठीक है, उल्टा चलते हैं। उसके बाद पंप वर्क हो गया। उसके बाद देखिए हीट एडिशन, हीट एडिशन में S3 माइनस S2, तो S3 माइनस S2, ठीक है, बॉयलर के लिए S3 माइनस S2, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो निकलेगा ना, इफ़िशियंसी निकलेगी इसकी रैंकाइन साइकिल की, वो देखो क्या निकलेगी इफ़िशियंसी, टरबाइन वर्क माइनस क्या है, पंप वर्क अपॉन हीट एडिशन, ठीक है। ये आपका इफ़िशियंसी होती है रैंकाइन साइकिल के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हो, मैं लिख दिया है पूरा डिटेल में, ठीक है, PDF मिल जाएगी, डोंट वरी। रैंकाइन साइकिल होते हैं वो स्टीम पावर प्लांट पे वर्क करते हैं, स्टीम पावर प्लांट पे, और फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड विल गेट चेंज, मैं लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख सकते हो, मैं डिटेल में आपको बताया है। यहाँ पे फिगर देखिए यहाँ पे एक से पंप में जाता है फ्लूइड, कोई पंप से, फिर उसके बाद बॉयलर में जाता है, बॉयलर के बाद फिर 2 से 3 जाएगा आपका टरबाइन में, ठीक है, टरबाइन में जाएगा, टरबाइन के बाद फिर कंडेंस होता है वर्क, ठीक है, फ्लूइड होगी जो भी कंडेंस होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इतना थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है, लास्ट टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब मैं बढ़िया तरीके से कराऊँगा तब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, वीडियो छोड़ के जाना नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। थर्मोडायनेमिक साइकिल शॉर्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा नोट्स बना के आपको तैयार करे हैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा साथ में जल्दी। देखिए एक तो होता है गैस साइकिल के लिए, ठीक है, उसमें ब्रेटन साइकिल मतलब यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, ब्रेटन साइकिल में फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड होता है, फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड डू नॉट चेंज, इसमें वर्किंग फ्लूइड होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट टू कंडेंस, इसको डिफ़िकल्ट करने में कंडेंस होता है। उसके बाद देखिए वेपर साइकिल होते हैं, वेपर जो भाप स्टीम इंजन के लिए होते हैं, वो इजी टू कंडेंस होते हैं, जैसे रैंकाइन साइकिल। अभी मैंने बताया था रैंकाइन साइकिल आपका भाप के लिए करा जाता है, स्टीम के लिए करा जाता है। फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड चेंज, इसमें क्या होता है, फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड होता है वो चेंज होता है। ये दोनों में यही अंतर, ब्रेटन साइकिल और वेपर साइकिल, ठीक है। इसको डिटेल में आगे देख लेंगे। देखिए ब्रेटन साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए बस, जल्दी नहीं। यूज़ इन गैस पावर प्लांट में यूज़ करते हैं ब्रेटन साइकिल को, ठीक है। ओपन साइकिल इज़ ऑलवेज यूज टू एयरक्राफ्ट ड्यू टू इट्स लेस वेट, ठीक है। तो ओपन साइकिल इज़ ऑलवेज यूज, इसको हम वहाँ यूज़ करेंगे एयरक्राफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस बनते हैं वो थोड़ा प्रोसेस देख लीजिए, बस प्रोसेस देखना है कौन कौन से ब्रेटन साइकिल में प्रोसेस होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे होते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा 1 से 2, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा 2 से 3, ठीक है। उसको आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा 3 से 4, और कांस्टेंट प्रेशर होगा हीट रिजेक्शन होगा 4 से 1। तो क्या हो गया यहाँ पे, आइसेंट्रोपिक 2 आइसेंट्रोपिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2 आपका हीट एडिशन हो गया, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हो गया, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा इसमें, क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आगे समझ में आ जाएगा क्लियर अच्छी तरीके से। देखिए भाई, इसमें जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अब आगे, ठीक है। परेशान हो गए होंगे, मुझे पता है, थोड़ा सा वो थोड़ा डिटेल बताने में तुम लोग एकदम परेशान हो जाते हो। वो नोट्स हैं मेरे, बहुत पुराने नोट्स हैं, 5-6 साल पुराने, मैंने जेईई की तैयारी करी थी उस टाइम की। देखिए इट इम्पल्स टरबाइन द स्टीम एक्सपांड, इम्पल्स टरबाइन में जो स्टीम होती है वो कहाँ एक्सपांड होती है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन द नोजल, ठीक है, नोजल में स्टीम एक्सपांड होती है। इसके इम्पल्स टरबाइन में तो नोजल में स्टीम एक्सपांड होगी, फैलेगी, ठीक है। अब रिएक्शन टरबाइन की बात करूँ तो रिएक्शन टरबाइन में भी क्या होगा, जो स्टीम एक्सपांड होगी वो ब्लेड पर होगी, क्लियर। यहाँ पे बात क्लियर होगी आपके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे नोजल से कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं। देखिए नोजल होती है वो मैक नंबर पर डिपेंड करती है। मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एम होता है इसका फॉर्मूला होता है एम इजकल टू V/C, ये वाला V/C होता है ये मैक नंबर। तो V होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और C होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो C है ना वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो C का फॉर्मूला जो मैंने लिख रखा है वो देखिए ये है, C इजकल टू अंडर रूट में K/ρ। तो K है बल्क मॉडुलस और ρ है आपकी डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे माइल्ड स्टील के लिए जो K लेंगे ना, बल्क मॉडुलस लेंगे 2 × 10⁸ किलो पास्कल लेंगे, और डेंसिटी लेंगे 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर के केस की बात करूँ तो बल्क मॉडुलस होता है आपका 2 × 10⁻6 किलो पास्कल, एंड रो होता है आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लियर। और एयर के केस में ले लेंगे तो 101 किलो पास्कल होगा, डेंसिटी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम।
यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बन जाता है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड की बात करूँ तो मैं आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, जो सबसे ज़्यादा सॉलिड में साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद फिर लिक्विड में होती है, उसके बाद कब सबसे कम होती है गैस में। समझ लो, सबसे ज़्यादा साउंड में होती है स्पीड ऑफ साउंड, और उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में कम है, उससे ज़्यादा फिर लिक्विड में, फिर सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। और आपका एक फार्मूला बनता है C = गामा आर टी, जहाँ से आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो आपका C होगी स्पीड ऑफ साउंड, वो भी ज़्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आप। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सब, ये मत सोचना ये सब मैं आपको बकवास पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगर मैक नंबर की वैल्यू अगर 0.3 से कम होगी, ठीक है, ये लिख रहा है मैंने, 0.3 से अगर कम है तो गैस आर इनकम्प्रेसिबल होगी, गैस को दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और 0.3 से अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से कम है, मतलब मैक नंबर ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, चलिए कोई मिस्टेक नहीं हुई है, देखिए समझिए, ठीक है। मैक नंबर की वैल्यू अगर 0.3 से कम है, ठीक है, ये सही लिखा है, मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे गैस इनकम्प्रेसिबल होगी। और 0.3 से अगर ज़्यादा है मैक नंबर का तरफ इस ग्रेटर देन बनना है, तो मैक नंबर ज़्यादा है 0.3 से, तो यहाँ पे गैस गैस कंप्रेसिबल होगी, लिख दे रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा परेशानी है मुझे, इसलिए थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0.3, मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से ज़्यादा है तो गैस कंप्रेसिबल होगी। अब आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट बन जाता है कुछ। यहाँ पे देखिए अगर मैक नंबर का मान अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा है तो सबसोनिक फ्लो होगा। मैक नंबर का वैल्यू अगर 1 के बराबर है, इक्वल है, तो सोनिक फ्लो होगा। 1 से लेके 5 तक है मैक नंबर का वैल्यू तो सुपरसोनिक फ्लो होगा। और मैक नंबर का वैल्यू अगर 1 से 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक फ्लो होगा, ठीक है। ये कुछ नोजल के केस में आते हैं केस, तो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, याद कर लें, इनको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देना ना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ये मत सोचना कि आप मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे ही कि ये सोचते हैं यार बता नहीं पा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्वेश्चन यही बनते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, देखिए रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। तो रैंकाइन साइकिल में भाई क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कोई बताएगा। रैंकाइन साइकिल में भाई होंगे, देखिए 2 आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होंगे, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ रहा है। कांस्टेंट प्रेशर या 2 आपका क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर को 2 आइसोबैरिक प्रोसेसर बोलते हैं। याद रखना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, उसके बाद 2 कांस्टेंट प्रेशर को ही हम यहाँ पे ऑप्शन हो रहा था आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया बी, ठीक है, आइसोबैरिक BARIC, ठीक है। बैरिक प्रोसेस भी होते हैं, उसको ये कांस्टेंट प्रेशर की जगह पे लिखा होता है, तो वो भी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस टरबाइन के केस में, ठीक है। द गैस इन कूलिंग चैम्बर ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन इज कूल्ड एट, मतलब एक बंद चक्र गैस टरबाइन के शीतलन कक्ष के गैस को पर ठंडा किया जाता है। तो बताइए किस पे ठंडा किया जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करा जाएगा, ऑल ऑफ ऑप्शन, या कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा भाई डी आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लीजिए, गैस जो टरबाइन में मतलब गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे कूल्ड किया जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला कूलिंग चैम्बर लगा हुआ है, ये गैस टरबाइन का एक ग्राफ है पूरा। तो कूलिंग चैम्बर कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को कूल किया जाता है। उसके बाद ये कंप्रेसर में जा रहा है, कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करेगा। उसके बाद फिर हीटिंग चैम्बर में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग चैम्बर में गैस हीट होएगी। उसके बाद फिर टरबाइन में जाएगी, टरबाइन के बाद ब्लेड पे जाएगी, ठीक है, ये टरबाइन है आपकी। उसके बाद फिर शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के बाद फिर जनरेटर घूमेगा, ठीक है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, ब्रेटन साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताया था कि नहीं। ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे ब्रेटन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, अब ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ब्रेटन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस बनते हैं भाई बताइए। ब्रेटन साइकिल में कौन प्रोसेस बनते हैं आपके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मैंने बताया था। और कांस्टेंट प्रेशर की जगह पे 2 आइसोबैरिक भी लिखा जाता है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जूल साइकिल यूज्ड इन। जूल साइकिल किस में यूज़ करे जाते हैं भाई बताइए, कोई आंसर बताइए। जूल साइकिल किस में यूज़ किया जाता है, गैस टरबाइन में है या स्टीम टरबाइन में है या पेट्रोल इंजन में या डीजल इंजन में, बताइए आंसर कौन बताएगा इसका।
बताइए भाई, थोड़ा आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई तो है जो देख रहा है इस वीडियो को। ठीक है, तो जूल साइकिल होते हैं वो गैस टरबाइन में वर्क करते हैं। ठीक है, गैस टरबाइन में, और गैस टरबाइन वर्क करते जूल साइकिल को ही, अभी एक बात सुन लो, जूल साइकिल को ही हम ब्रिटेन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, BRAYTON, ब्रिटेन साइकिल, ब्रिटेन साइकिल बोलेंगे। इस ब्रिटेन साइकिल में क्या होते हैं, टू होते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर PR। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर होते हैं, और टू होता है आपका होता है कांस्टेंट, टू होता है कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये याद रखना, टू आइसेंट्रोपिक और टू कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है। ये कांस्टेंट प्रेशर को हम कांस्टेंट वो आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आप नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ इसको इम्पोर्टेंट, इसको तैयार कर लेना, तैयार करके ही जाना है तुमको, ये क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, तैयार करके ही जाना है। ठीक है, यही क्वेश्चन मतलब सबसे ज़्यादा आने लगे हैं अब ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ स्टीम कंटेन 0.8 किलोग्राम ड्राई वेपर एंड 0.2 किलोग्राम मॉइस्चर, देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम इज, यदि 1 किलोग्राम वाष्प के मिश्रण में 0.8 किलोग्राम शुष्क वाष्प और 0.2 किलोग्राम नमी हो तो भाप का शुष्कांश अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसमें पूछा क्या गया है भाई, इसमें आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है, और आपका 1 किलोग्राम मिक्सचर है कोई, उसमें स्टीम का आपको वैल्यू दे रखा है 0.8 किलोग्राम, और ड्राई वेपर का दे रखा है 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए करिए कैसे करेंगे, कोई आंसर बता दीजिएगा इसका क्या होगा, सॉल्व करके पॉज करके आप आंसर बताइएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा तो अच्छा रहता है। देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ आपका वाटर होता है। ठीक है, इसमें देखिए आपका 0.8 किलोग्राम हो मास ऑफ स्टीम दे रखा है। ठीक है, और मास ऑफ वाटर दे रखा है 0.2 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, MS मतलब मास ऑफ स्टीम, MW सफिक्स में मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने इसको ड्राइनेस फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, तो मास ऑफ स्टीम 8 रख दिया यहाँ पे मैंने, और मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर 0.8 प्लस 0.2। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले में ऊपर तो 0.8 ही रहेगा, नीचे इसको अगर जोड़ोगे प्लस करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का कुछ मतलब नहीं होता डिवाइडेड में, तो एक का जब डिवाइड करोगे तो 0.8 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0.8, ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका 0.8 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कम लिए हैं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कॉपी में कराऊंगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे सही से समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं लास्ट के वीडियो में पूछूंगा, लास्ट जब वीडियो खत्म होगा उस वहाँ पे पूछूंगा एक क्वेश्चन, मैंने आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना ज़रूर है। ठीक है, तो पूरा देखना है वीडियो, जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो बता सकते हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो बता देंगे उसका आंसर ड्राइनेस फ्रैक्शन का, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है वैसा ही है सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका आंसर बताना लास्ट में। चलिए यहाँ पे देखिए, इफिशियंसी ऑफ गैस टर्बाइन इंक्रीज बाई, तो इफिशियंसी ऑफ गैस टर्बाइन होती है वो कैसे इंक्रीज होती है भाई, देखिए रीहीटिंग करके होती है, या इंटरकूलिंग या एडिशन ऑफ रीजेनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेटर लगाने से होती है। तो देखिए इफिशियंसी जो इंक्रीज होती है भाई वो ऑल ऑफ दीज एल ऑफ एवोशन हो जाएगा, रीहीटिंग करके भी होगी और इंटरकूलिंग करके भी और एडिंग एट रीजनरेटर। ठीक है, रीजनरेटर लगाने से भी होती है। ठीक है, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गैस टरबाइन साइकिल कंस्ट्रक्ट, तो गैस टरबाइन जो साइकिल होती है वो कौन सी होती है, ब्रेटन साइकिल ही होती है ना। तो ब्रेटन साइकिल और गैस टरबाइन साइकिल एक ही बात होती है, याद रखना। ठीक है, और दोनों में क्या प्रोसेस होते हैं, दोनों एक ही हैं, गैस टरबाइन और ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल में जो होता है ना, 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं प्रोसेस, 2 कांस्टेंट प्रेशर होते हैं। तो देख लेते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, है। ठीक है, 2 आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखिए भाई, आगे इसमें 2 आइसेंट्रोपिक 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 आइसेंट्रोपिक 2 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब कांस्टेंट प्रेशर की जगह पर 2 आइसोबैरिक भी लिखा होता है, आइसोबैरिक। ठीक है, BARIC,
तो आइसोबैरिक भी लिखा होता है, तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। यहाँ देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद करके जाना अच्छे से। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, पहले टेम्परेचर पूछा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद पूछा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंसर बताइए कौन सा होगा भाई, कौन बताएगा इसका आंसर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 273.16 केल्विन इन 611.2 पास्कल। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट पे भाई तीनों फेज होते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, वो तीनों फेज को एग्जिट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पे गैस। ठीक है, तो ये तीनों फेज, ये आपकी होती है फ्यूजन लाइन। तो यहाँ पे तीनों फेज होते हैं ना, को एग्जिट करते हैं। ठीक है, थ्री फेज आर को एग्जिट, दैट्स कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन और बनता है पीवी डायग्राम में प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो लाइन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, लाइन होता है। और प्रेशर एंड टेम्परेचर लाइन में अगर पूछी जाए, पीटी लाइन में, पीटी डायग्राम में अगर दिया जाए तो ट्रिपल पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना ट्रिपल पॉइंट के लिए, वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ एफ बराबर मैं जीरो लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, सुन के। और इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। और देखिए मैंने ट्रिपल पॉइंट आपको वो बताया था, टेम्परेचर। तो ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ये टेम्परेचर है और ये टीपी मतलब ट्रिपल पॉइंट है। क्लियर। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये और कॉमा लगा के अभी हमने एक और पढ़ा था, 273.16 केल्विन। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगर प्रेशर की बात करिए, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर टीपी। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट टीपी मतलब ट्रिपल पॉइंट और ऊपर प्रेशर है, तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर की बात करिए तो ये होता है आपका 0.61 किलोग्राम पास्कल। या एक अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका 0.00611 बार। ठीक है, बार में 611, 0.00611 बार होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था, क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट CRITICAL, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि कॉपी पे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, या फिर बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, कोई अच्छा सा अरेंजमेंट देखूंगा, तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ कि लाइक कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ सही तरीके से। यहाँ पे देखो, क्रिटिकल जो पॉइंट होता है उसमें टू फेज होते हैं। टू फेज, फेज भाई क्या होते हैं, फेज बोलते हैं लिक्विड गैस, या जो भी लिक्विड गैस होते हैं ना, ठीक है, वो आपके फेज होते हैं। अब यहाँ पे टू फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं, एक तो लिक्विड होता है, लिक्विड और गैस। वहाँ पे क्या होता था, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होते हैं। ट्रिपल पॉइंट में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट में होते हैं सिर्फ लिक्विड और गैस। ठीक है, को एग्जिट करते हैं। ठीक है, उसमें एक और बात और है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अगर क्रिटिकल पॉइंट की मैं बात करी जाए, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर की बात करी जाए, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर की बात करी जाए, ठीक है, तो वो होगा आपका 221 बार से लेके 225 बार। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्रिटिकल पॉइंट में प्रेशर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये बॉयलर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर ड्रम एक्सीड्स द डिजायर्ड लेवल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ब्लो ऑफ द एक्सेस स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। मतलब जब बॉयलर ड्रम के अंदर दाब वांछित स्तर से अधिक हो जाता है तो निम्न में से कौन सा उपकरण बॉयलर से अतिरिक्त वाष्प को उड़ा देता है। देखिए जब बॉयलर में सबसे ज़्यादा, बॉयलर हमारा जैसे मान लो 500 बार का है, ठीक है, 500 बार उसके अंदर कैपेसिटी है झेलने की।
अब बॉयलर में 500 से ज़्यादा 600 अगर हो गया, 600 तो होएगा ही नहीं पहली बात, तो उसमें एक आपका लगा होता है क्या, सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रेशर लगा होगा, ठीक है। बॉयलर ड्रम मान लो ये, और बॉयलर ड्रम के ऊपर आपका एक वो बना होगा, प्रेशर इंडिकेटर लगा होगा। तो उसमें अगर 500 बार से ज़्यादा होने लगेगा तो जो सेफ्टी वाल्व लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं सेफ्टी वाल्व लगा होगा, ठीक है, सेफ्टी वाल्व लगा होगा, वो अपने आप ऊपर खुल जाएगा। तो वहाँ से आपका जो एयर है, जो भी भाप बन रही है, आपकी स्टीम बन रही है, वो निकलने लगेगी अपने आप ही। तो इसका जो आंसर होगा भाई, वो क्या कौन सा होगा, ठीक है, वो होगा आपका सेफ्टी वाल्व, ठीक है। सेफ्टी वाल्व वो क्या होगा, बॉयलर को अतिरिक्त भाप जो भी बन रही है उसके अंदर वो उड़ा देगा, ठीक है, अलग कर देगा उसको वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन भाई नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू जनरेट एंड सप्लाई स्टीम एट द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब उच्च दाब और ताप पर वाष्प का उत्पादन आपूर्ति करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भाई आप बताइए किसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है, स्टीम बॉयलर का यूज़ करा जाएगा, ठीक है, स्टीम बॉयलर, भाप बनाने के लिए स्टीम बॉयलर का यूज़ करा जाता है। लिक्विड से जब हम भाप बनाते हैं ना, तो भाप जब बनेगी, भाप मतलब स्टीम, स्टीम बनेगी तो उसको स्टीम बॉयलर का यूज़ करा जाएगा, उसके बाद फिर टरबाइन के लिए भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बॉयलर एक्सेसरीज, इसमें से कौन सी बॉयलर एक्सेसरीज है वो आपको बतानी है, ठीक है। एक दो होती हैं, एक तो बॉयलर माउंटिंग होती है, एक बॉयलर एक्सेसरी होती है। तो बॉयलर एक्सेसरी बताइए इनमें से कौन सी है वो बतानी है। तो इसका आंसर भाई हो जाएगा एयर प्रीहीटर, ठीक है, एयर प्रीहीटर है वो बॉयलर एक्सेसरी है। बाद बाकी ब्लो ऑफ कॉक, स्टीम स्टॉप वॉल्व या स्टीम या सेफ्टी वॉल्व, ये सब बॉयलर माउंटिंग है। अब यहाँ इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, एक एक करके समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है और लाइक करके ज़रूर जाना है। देखिए यहाँ पे कुछ पुराने नोट्स मेरे बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फोटो थोड़ा सा डर्टी टाइप का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, बॉयलर माउंटिंग होती क्या है, इट इज़ द यूज़ प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर को एक सेफ फंक्शनिंग चलाने के लिए, सेफ फंक्शन में चलाने के लिए बॉयलर माउंटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर बॉयलर अगर 500 प्रेशर से 500 बार प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे सेफ्टी वाल्व यूज़ करेंगे, इस तरीके से इसको ही हम बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग। तो सेफ फंक्शन में चलाने के लिए बॉयलर माउंटिंग यूज़ करते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा एक। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो वाटर लेवल इंडिकेटर आता है, वाटर कितना लेवल में होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो परेशानी, कम हो गया तो परेशानी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर, इन विच इंडिकेट द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर टू ऑब्जर्व, इट इज़ द सेफ्टी डिवाइस, इट इज़ जनरली फिटेड और टू नंबर्स, मतलब वाटर का लेवल दिखाने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये 2 नंबर्स में लगाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज होता है, ये क्या बताता है, प्रेशर बताता है। ये प्रेशर गेज इज यूज टू मीजर द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द स्टीम बॉयलर, जनरली यूज टू बॉर्डन टाइप। तो यहाँ पे हम प्रेशर गेज का भी यूज़ करते हैं, जैसे हमें प्रेशर पता चल जाता है कि इसके बॉयलर ड्रम के अंदर कितना प्रेशर बन गया है, ठीक है, ज़्यादा बन गया है या कम हो रहा है, इससे प्रेशर पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे भाई, ये सब बॉयलर माउंटिंग है, ठीक है, कितनी कितनी बॉयलर माउंटिंग है वो आपको याद हो जाएंगी साथ में। सेफ्टी वाल्व, ठीक है, सेफ्टी वाल्व, these are used to for prevent explosion due to excessive internal pressure of steam provide, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है जैसे आपका बॉयलर फटे ना, ठीक है। तो सेफ्टी वाल्व लगाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी वाल्व क्यों लगाते हैं, कि बॉयलर के अंदर ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से सेफ्टी वाल्व होते हैं, ये 2 सेफ्टी वाल्व भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेवर टाइप, आपका लीवर टाइप सेफ्टी वाल्व होता है, डेड वेट सेफ्टी वाल्व होते हैं, हाई स्टीम लो सेफ्टी वाल्व होते हैं। तो ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होते हैं, ये बहुत सारे पढ़े होंगे आपने, ठीक है, बुक्स में जब डिप्लोमा करा होगा या बीटेक करी हो उसमें सेफ्टी वाल्व आपने पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब ये सब क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, उसके बाद सेफ्टी वाल्व, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आपका स्टीम स्टॉप वाल्व है, ठीक है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, ये क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट वाल्व ऑन द स्टीम बॉयलर, यूज टू, किसके लिए यूज़ करेंगे स्टीम स्टॉप वाल्व, इसको यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द फ्लो, स्टीम फ्लो फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन स्टीम पाइप। जैसे मान लो कि आपका एक बॉयलर है, ठीक है, यहाँ से बॉयलर है आपका, यहाँ से कोई पाइप गया, ये ऐसे करके पाइप जा रहा है, ठीक है, ये पाइप है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक वो लगा दिया, क्या कहते हैं, स्टॉप वाल्व लगा दिया,
ठीक है, ये वाल्व है यहाँ पे, ये वाल्व मैं मान ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ से खोलना है, ठीक है, खोलना है तो फ्लो करेगा, इधर पाइप में फ्लो जाएगा, और अगर बंद करना है तो बंद हो जाएगा। टू शट ऑफ द स्टीम कम्प्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड, अगर बॉयलर से आपको स्टीम चाहिए नहीं तो स्टीम स्टॉप वाल्व को हम वहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो स्टीम आगे फ्लो नहीं करेगी। चलिए समझ में आ गया होगा, ये सब बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। और चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी बॉयलर माउंटिंग कौन सी है, ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक क्या है, टू एम्प्टी द बॉयलर वेन एवर रिक्वायर्ड, अगर हमको बॉयलर को एम्प्टी करना है, खाली करना है, जब उनको ज़रूरत हो तो ब्लो ऑफ कॉक होती है, उसको खोल देंगे। इससे क्या और करते हैं, टू डिस्चार्ज द मड और सेडिमेंट एंड विच ऑफ एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर। जैसे आपको इसमें से कीचड़ निकालना है, मड निकालना है बाहर, ठीक है, सेडिमेंट जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो निकालने होते हैं, तो ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ करेंगे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट भाई क्या है, नेक्स्ट देखिए, फीड चेक वाल्व है। फीड चेक वाल्व क्या होता है, इट इज़ द फंक्शन, इट रेगुलेटेड द सप्लाई ऑफ वाटर विच इज़ पंप इनटू द बॉयलर बाय फीड पंप। देखिए आपको फीड चेक वाल्व, यहाँ पे आपका बॉयलर, ठीक है, बॉयलर है, ये कोई पाइप जा रहा है इस पर, तो फीड चेक वाल्व होगा यहाँ पे, फीड चेक वाल्व होगा जो भी है। फीड चेक वाल्व से क्या करोगे कि रेगुलेट सप्लाई करोगे आप, ठीक है, इस बॉयलर के अंदर रेगुलेट सप्लाई होगी, उससे ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, वो वहाँ पे एक प्रेशर गेज भी लगा हो, वो भी पता चल जाएगा। क्लियर, यहाँ से फीड चेक वाल्व यूज़ होता है। उसके बाद फ्यूजिबल प्लग आता है। देखिए फ्यूजिबल प्लग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, इट इज़ फिटेड टू द क्राउन प्लेट द फर्नेस ऑफ द फायरफॉक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूजिबल प्लग को हम कहाँ पे लगाते हैं, तो ये लगाते हैं आपके क्राउन प्लेट पे, ठीक है, क्राउन प्लेट ऑफ द फर्नेस ऑफ द फायरफॉक्स, ठीक है, फायर बॉक्स है। इट इज़ ऑब्जेक्ट टू पुट ऑफ द फायर in the furnace of the boiler when the level of water is boiler falls to unsafe limit, ठीक है। ये क्या करता है, फायर को, जैसे मान लो जैसे बॉयलर है तुम्हारा, ठीक है, बॉयलर के अंदर क्या है कि आपका प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे फटने की संभावना होती है, तो वहाँ पे फ्यूजिबल प्लग यूज़ करा जाएगा। फ्यूजिबल प्लग होता है, क्या करता है, उसको ये पिघल जाता है ऑटोमेटिक, जब जब आपका एक्सप्लोजन होने का टाइम आ जाता है, जैसे मान लो कि आपका बॉयलर के अंदर ज़्यादा हीट जनरेशन हो जाए, तो वहाँ पे फ्यूजिबल प्लग काम आएगा। तो ये क्या करेगा, अवॉइड द एक्सप्लोजन वाई मे टेक प्लेस ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द फर्नेस प्लेट, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मटेरियल ऑफ फ्यूजिबल प्लग। मटेरियल ऑफ फ्यूजिबल प्लग पूछा जाता है किसका बना होता है, टिन, लेड और बिस्मथ का बना होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बॉयलर माउंटिंग कितनी है, ठीक है। तो बॉयलर माउंटिंग समझ में आ गया। बॉयलर एक्सेसरीज देखेंगे। बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, इट इज़ द यूज इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉयलर एंड हेल्प टू रनिंग इफिशियंसी। बॉयलर माउंट एक्सेसरीज जो होती हैं वो इफिशियंसी को बढ़ाती हैं, याद रखना, ठीक है। और बॉयलर माउंटिंग होती हैं वो बॉयलर की फंक्शन को अच्छा करती हैं, गुड कंडीशन में रखती हैं उसको, बॉयलर की फंक्शन को सेफ कंडीशन में। और बॉयलर एक्सेसरी होती हैं वो रनिंग इफिशियंसी बढ़ाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है भाई फीड पंप, ठीक है। फीड पंप जो होता है वो एक्सेसरीज के अंदर आता है। इट इज़ यूज टू डिलीवर वाटर टू द बॉयलर। ए फीड पंप मे बी सेंट्रीफ्यूगल टाइप टू रेसिप्रोकल टाइप। तो पंप जो होते हैं वो फीड पंप होते हैं, उससे क्या है, वाटर को ले जाया जाता है एक बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो इफिशियंसी बढ़ाएंगे ये। आगे नेक्स्ट देखेंगे सुपर हीटर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुपर हीटर। इट इज़ डिवाइस ऑफ ए स्टीम जनरेटिंग यूनिट। इट इज़ पर्पस इज़ टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर। मतलब प्रेशर को बढ़ाए बिना ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ जनरली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए बॉयलर एंड इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ हॉट फ्लूइड गैस फ्रॉम द फर्नेस, ठीक है, सुपर हीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं इकोनोमाइज़र, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनोमाइज़र। देखिए इकोनोमाइज़र क्या है, ये भी बॉयलर एक्सेसरीज के अंदर आता है, ठीक है। इट इज़ द डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर बाई यूटिलाइजिंग द हीट इन द एग्जॉस्ट फ्यूल गैस बिफोर लीविंग थ्रू द चिमनी,
इट इज़ इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ स्टीम बॉयलर। देखो भाई यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। जो इकोनोमाइज़र है वो क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर। ये क्या करता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो फीड वाटर होता है उसको हीट करता है। अब कैसे हीट करेगा, देखो जो आपकी चिमनी होगी, ठीक है, चिमनी होगी, वहाँ से ये गैस निकलेंगी, ठीक है, ये कैसी होंगी, हॉट गैस होंगी, ठीक है, ये हॉट गैस होंगी। इस हॉट गैस का यूज़ करके इकोनोमाइज़र क्या करता है, इस फीड वाटर को गर्म करता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो बॉयलर में जाती है फीड होने के लिए। तो इससे होगा क्या, ये हॉट गैस तो फालतू में चली जाएंगी एयर में, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इसको यूज़ ही कर लेता है वो, ठीक है। इससे यूज़ करने के बाद होगा क्या कि ये इकोनोमाइज बॉयलर, इसको होगा कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, बॉयलर डिक्रीज एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी और फ्यूल कंजप्शन आपका कम होगा वहाँ पे, ठीक है, फ्यूल कंजप्शन आपका कम होगा और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो। तो चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन समझिए, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा देख लीजिए। इकोनोमाइजर बॉयलर डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन, ठीक है, फ्यूल कंजप्शन को डिक्रीज करेगा और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। दो क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनोमाइजर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखिए, इन ए वाटर ट्यूब बॉयलर द फ्यूल गैस फ्लो थ्राउ द फॉलोइंग एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करता है, वाटर ट्यूब बॉयलर में जो फ्लू गैस होती हैं वो कैसे फ्लो करती हैं, सबसे पहले सुपर हीटर पे जाती है, उसके बाद इकोनोमाइजर में, उसके बाद एयर प्यूरिटर में, उसके बाद आईडी फैन में, ठीक है, उसके बाद फिर एफडी फैन होता है, उसके बाद फिर एक्सेसरीज में, ऐसे करके फ्लो करती हैं फ्लू गैस। चलिए यहाँ पे आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ पूरा समझाने को अच्छी तरीके से, या नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक एक टॉपिक करके मैं स्पेशल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ऐसा है ना, एकदम से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, पढ़ लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे आपको, इससे क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग्स इज यूज टू एक्सटिंग्विश द बॉयलर फर्नेस फायर इन केस द वाटर लेवल फॉल बिलो द सेफ लेवल। मतलब पानी के सुरक्षित स्तर के नीचे गिरने की स्थिति में बॉयलर भट्टी की आग बुझाने के लिए इनमें से किसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। पानी का लेवल भाई कम हो गया है, अब पानी का लेवल कम हो गया तो बॉयलर के अंदर क्या होगा, हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, फटने की संभावना होगी। तो वहाँ पे क्या यूज़ करा जाएगा, आपका फ्यूजिबल प्लग, ठीक है, फ्यूजिबल प्लग, तो ये यूज़ करा जाएगा। और फ्यूजिबल प्लग के क्या बताया था, लेड लेड बिस्मथ, और क्या बताया था देख लीजिए। तो फ्यूजिबल प्लग क्या बताया, टिन लेड बिस्मथ, ठीक है, टिन लेड और बिस्मथ। ये फ्यूजिबल प्लग का एक कॉम्पोजिशन पूछ लिया जाता है कि फ्यूजिबल प्लग किसका बना होता है, तो आप बता सकते हो टिन लेड बिस्मथ का, याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूपीडब्ल्यूएससी जेई में पूछा गया था एक बार, और बहुत सारी पीएससी में पूछा गया, एसएससी जेई में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। तो ये क्वेश्चन देखिए, द ब्लो ऑफ कॉक इन ए बॉयलर रेफर्स टू द। तो ब्लो ऑफ कॉक होती है वो क्या करता है भाई, फीड वाटर पंप है, या फीड वाटर ट्रीटमेंट, या डिस्चार्ज ऑफ स्टीम फ्रॉम स्टॉप वाल्व, या रिमूवल द सेडिमेंट फ्रॉम बॉयलर ड्रम। बताइए इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर बताइए भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो जो आपका ब्लो ऑफ कॉक होती है वो क्या करती है, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द बॉयलर ड्रम। सेडिमेंट मतलब ये आपका डस्ट पार्टिकल होते हैं, गंदगी होती है, ठीक है, वो उसको हटाने के लिए या निकालने के लिए, मड पार्टिकल होते हैं उसको निकालने के लिए ब्लो ऑफ कॉक यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर में से कौन सा है भाई, आंसर बताइए, कौन बताएगा आंसर। तो फायर ट्यूब बॉयलर है भाई आपका सी, ठीक है, कोकरन बॉयलर, ठीक है, कोकरन बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर। बाद बाकी स्टर्लिंग बॉयलर, एरो बॉयलर और बेवकॉट एंड विलकॉक्स आपके क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब जो बॉयलर हैं वो आपको थोड़ा सा पढ़ लेने हैं, लिख लेने, कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ फायर ट्यूब, ठीक है, FIRE फायर ट्यूब। तो लिख लेना कॉपी में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सही से राइटिंग नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कोकरन बॉयलर होता है एक, ठीक है, COCHRAN,
कोकरन बॉयलर हो गया, ये फायर ट्यूब में आते हैं। उसके बाद कॉर्निश बॉयलर हो गया, CORNISH लिख लेना कॉपी में, ठीक है, कॉर्निश CORNISH। लोकोमोटिव हो गया एक, लोकोमोटिव लोकोमोटिव हो गया। उसके बाद होता है लंकाशायर बॉयलर, लंकाशायर मतलब स्पेलिंग बता रहा हूँ आपको, LANCASHIRE, लंकाशायर हो गया। फिर उसके बाद आता है वेलॉक्स, VELOX। ये सब बॉयलर आते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में, ठीक है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर देख लेते हैं, वाटर ट्यूब, ठीक है, वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या कहते हैं, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेबकॉक, बेबकॉक एंड विलकॉक्स, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर आ गया। लामाउंट बॉयलर आएगा, लामाउंट बॉयलर LAMOUNT। लियो फ्लर बॉयलर आ गया, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो, ठीक है, या सुन लो आराम से। लियो फ्लर बॉयलर आ गया, लियो फ्लर। उसके बाद स्टर्लिंग बॉयलर आएगा, बेंसन बॉयलर आएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट याद रखना, जो हाई प्रेशर बॉयलर है वो बेंसन बॉयलर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा BEN, बेंसन बॉयलर, ठीक है। बेंसन बॉयलर में क्या होता है, नो ड्रम यूज, नो ड्रम यूज, इसमें ड्रम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और हाई प्रेशर एक और बॉयलर है आपके, जैसे वेलॉक्स बॉयलर है, वो हाई प्रेशर में आता है। और लियो फ्लर बॉयलर, ये भी आपके एक हाई प्रेशर बॉयलर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयलर में कुछ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं एक शीट दे दूंगा अच्छी तरीके से, उसमें थोड़ा देख लेना आप, ठीक है, समझा दूंगा एक एक क्लियर करके। अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर कौन बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग। तो बताइए इसका आंसर। मैंने अभी आपको सब कुछ बताया था, बॉयलर माउंटिंग भी बताई थी और एक्सेसरीज भी बताई थी, उनका एक एक मतलब भी बताया था। तो इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी बॉयलर माउंटिंग नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग, ठीक है। तो बताइए कौन सा नहीं है, आंसर बताइए भाई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपर हीटर, ठीक है। सुपर हीटर है वो आपका बॉयलर माउंटिंग में नहीं आता है। बाद बाकी ये सब फीड चेक वाल्व और प्रेशर गेज है, वाटर लेवल इंडिकेटर, ये सब बॉयलर माउंटिंग है। सुपर हीटर आपकी एक्सेसरीज होती है, ठीक है। एक्सेसरी क्या करती हैं, बॉयलर की जो इफिशियंसी है उनको बढ़ाती हैं, ठीक है। याद कर लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, हिंदी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर, एक बार कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये वाटर ट्यूब है, ये फायर ट्यूब है। तो सबसे पहला देखिए बेबकॉक एंड विलकॉक्स, ये वाटर ट्यूब बॉयलर में आता है, ठीक है। बेबकॉक एंड विलकॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर। स्टर्लिंग बॉयलर है और बेंसन बॉयलर है, लामंट बॉयलर है, लोफ्लर बॉयलर है, ये यारो बॉयलर है, ठीक है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। फायर ट्यूब बॉयलर में लोकोमोटिव, कोकरन, कॉर्निश, लंकाशायर और बेलकन बॉयलर, ठीक है। तो याद रखना ये सब वाटर ट्यूब फायर ट्यूब में। वाटर ट्यूब फायर ट्यूब का मतलब जानते हो आप, वाटर ट्यूब फायर ट्यूब को देखो, वाटर ट्यूब का मतलब ये होता है कि जो वाटर के, जैसे पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर वाटर जा रहा होगा, ठीक है, और ऊपर आपकी फायर होगी, ऊपर फायर होगी, तो ये वाटर ट्यूब हो गया। फायर ट्यूब में क्या है कि फायर ट्यूब मतलब फायर इसके अंदर जा रही होगी, ठीक है, ये फायर है और वाटर इसके ऊपर होगा। फायर ट्यूब का मतलब ये है, समझ गए। वाटर ट्यूब का मतलब वाटर अंदर, ट्यूब के अंदर वाटर, ऊपर फायर होगी। और फायर ट्यूब का मतलब फायर फायर ट्यूब में होगी और वाटर ऊपर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब समझ में आ रहा होगा तो बस सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कर देना। देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि वाटर ट्यूब फायर ट्यूब। अब कौन बताएगा इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर, इसको में से आंसर किसको बताना है, बताइए कौन बताएगा आंसर। देखिए फायर ट्यूब बॉयलर बताइए। देखिए स्टर्लिंग बॉयलर है, फायर ट्यूब नहीं है, ये सब वाटर ट्यूब है, ठीक है। ये वाटर ट्यूब है, बेबकॉक विलकॉक ये भी वाटर ट्यूब है, बेंसन बॉयलर ये भी वाटर ट्यूब है। तो इसका आंसर भाई हो जाएगा फायर ट्यूब। वो लोकोमोटिव बॉयलर होता है, वो फायर ट्यूब बॉयलर होता है। क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। तो भाई इसका आंसर बताइए, बेबकॉक एंड विलकॉक्स कौन से बॉयलर हैं, बेबकॉक एंड विलकॉक्स कौन से हैं, ये आपका वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर है ये। और चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन। देखिए बेबकॉक एंड विलकॉक्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। इसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर की बात करूँ मैं, ये होता है 10 से लेके 100 बार तक, ठीक है, 100 बार होती है। बेबकॉक एंड विलकॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो इसकी 2 से 200 ये होता है टन पर आवर, टन पर आवर मतलब 2 से 200 टन
पर आवर ये स्टीम को जनरेट कर लेता है। समझ में, हॉरिजॉन्टल वेव को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक बॉयलर होता है, प्रेशर होता है 10 से 100 बार, और इसकी कैपेसिटी होती है 2 से 200 टन पर आवर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब क्वेश्चन है। तो भाई इसका आंसर कौन बताएगा? एयर प्रीहीटर इज इंस्टॉल्ड। तो एयर प्रीहीटर वो कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, वो आपको आंसर बताना है। तो आंसर बताइए, कौन बताएगा आंसर? एयर प्रीहीटर कहाँ कहाँ लगाया जाता है? बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड चिमनी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। एयर प्रीहीटर को इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में लगाया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इसका आंसर कौन बताएगा? बॉयलर एक्सेसरीज आर यूज टू इंश्योर। तो मैंने बहुत बार बताया है, बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एक्सेसरीज हैं जो क्या है। तो आंसर बताइए, कौन भाई पढ़ रहा है तो आंसर बता देगा वो, ठीक है। आंसर बताइए इसका। बॉयलर एक्सेसरीज हैं वो क्या करती हैं? इजी मेंटेनेंस या इम्प्रूव परफॉर्मेंस या सेफ ऑपरेशन या ऑटोमेटिक कंट्रोल। बताइए कौन सा आएगा? पूरा लिखिए इसमें से, इजी मेंटेनेंस होगा या इम्प्रूव परफॉर्मेंस होगा, क्या होगा? ठीक है। तो देखिए बॉयलर एक्सेसरीज जो होती हैं वो मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी बढ़ाती है, मतलब इम्प्रूव परफॉर्मेंस करती हैं, ठीक है। ये होता है ना इम्प्रूव परफॉर्मेंस या फिर इफिशिएंसी इंक्रीज, ठीक है। ये भी आंसर आ सकता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड। मतलब संतृप्त भाप के दाब को बढ़ाए बिना उसके तापमान को बढ़ाने की प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को नाम बताइए। देखिए दाब यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने की युक्ति है, ठीक है। दाब को बढ़ाए बिना उसके तापमान को बढ़ाने के, टेम्परेचर को बढ़ाए बिना टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे बताइए। इसमें से आंसर बताइए कौन सा होगा। जो आंसर बताएगा उसको भाई 100 रुपये मिलेंगे। आंसर बताइए। तो देखिए इसका भाई आंसर हो जाएगा आपको सुपर हीटर, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा सुपर हीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल एग्जाम है आपका, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब आईसी इंजन से कुछ करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आईसी इंजन है, आईसी इंजन एक इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक बन जाता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। तो देखिए फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच साइकिल विल हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। देखिए तो क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसमें समझ लेना। फॉर सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। तो इस पे पूछ रहा है कि किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है? डीजल साइकिल की ज़्यादा होती है, डुअल की साइकिल की ज़्यादा होती है, ऑटो की साइकिल की ज़्यादा होती है, या नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर कौन बताएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे सारे टॉपिक क्लियर करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डीजल साइकिल, ठीक है। डीजल साइकिल की इफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे होगी वो देखते हैं हम। यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं अभी दिखा रहा हूँ कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे नोट्स हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, देखिए समझिए। यहाँ पे देखो, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, जब सेम कंप्रेशन रेशियो बोले तो या हीट एडिशन बोले, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो या फॉर सेम कंप्रेशन हीट एडिशन, ऐसे अगर बात करें तो इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये वाला आपको याद करना है। इफिशिएंसी ऑटो इज़ ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ डीजल इज़ ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ डीजल। मतलब सबसे ज़्यादा ऑटो की होगी, उसके बाद डुअल की होगी, उसके बाद डीजल की होगी, ठीक है। क्लियर? अगर दो साइकिल में कंपेयरिंग करी जाए कि सेम कंप्रेशन रेशियो पे अगर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या डीजल साइकिल की, तो बता देना ऑटो साइकिल की ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वाला एक इक्वेशन याद करके। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा वो बोल दे फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो हीट रिजेक्शन, तो वो भी वही सेम होगा, ऑटो डेल डीजल। तो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, तो यही होगा। चलिए नेक्स्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। अब वो सेम कंप्रेशन रेशियो वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब दूसरा है, ठीक है। इसमें देखिए डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो पूछा जाए, कहा जाए क्वेश्चन में कि डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो पे या सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन या सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट या सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट आउटपुट। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था पता है? वो ये वाला था, वो सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट वाला, ठीक है। तो ये चार तरीके से कुछ पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। तो उसका आंसर भाई यही होगा, इस ये वाला। फिर इफिशिएंसी सब उल्टी हो जाएंगी। उसमें क्या था, ऑटो डुअल डीजल था, यहाँ पे डीजल डुअल ऑटो हो जाएगी।
तो अगर डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो पूछे कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है डीजल साइकिल की, तो आप बता सकते हो कि ऑटो साइकिल की कम होती है, डीजल साइकिल की ज़्यादा होती है। ठीक है, या सेम मैक्सिमम प्रेशर इनपुट पे बताओ, मैक्सिमम प्रेशर इनपुट पे तो डीजल साइकिल की ज़्यादा होगी या ऑटो साइकिल की, तो डीजल साइकिल की ज़्यादा होगी, दिख रहा है आपको। अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में समझाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहे हैं, वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई इंजन की बात हो रही है इसमें। द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एसआई इंजन में स्पार्किंग इंजन होता है, उसमें 35 बार होता है, 35 बार प्रेशर होता है। उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी होती है ऐसे इंजन की, 40% होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा करा दिया है, पेज में लिखे हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन। तो भाई ये इसका आंसर कौन बताएगा? पिस्टन रिंग यूजली मेड ऑफ, पिस्टन रिंग जो होती हैं भाई वो किसकी बनी होती हैं बताइए? वो बताइए किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती हैं। ठीक है, और कास्ट आयरन क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होती है। इसके अंदर पता है कंप्रेशन सहन करने की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कंप्रेशन को सहन कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैम्पिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, कास्ट आयरन के अंदर, और ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ देखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डुअल साइकिल? डुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या है बताइए? जूल साइकिल होगा, ये ऑटो साइकिल का, डीजल साइकिल या मिक्स साइकिल? आंसर कौन बताएगा? जो डुअल साइकिल होता है उसका अदर नाम क्या है? तो अदर नाम है भाई मिक्स साइकिल। ठीक है, मिक्स साइकिल होता है। अब डुअल साइकिल में भाई कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कोई बताएगा? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए डुअल साइकिल में आपके 5 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 5 प्रोसेस होते हैं आपको डुअल साइकिल में। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ देख लेना भाई। ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि डुअल साइकिल बनता कैसे है। ठीक है, डुअल साइकिल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझ लेना। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 1 कांस्टेंट प्रेशर होता है, पीवी डायग्राम है। ठीक है, पीवी। तो यहाँ समझ लीजिए आप, प्रेशर आपके कितने हैं? प्रेशर आपका जो एक ही कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, 1 कांस्टेंट प्रेशर है। ये प्रेशर वाली लाइन ये है भाई, ये लाइन है ना, वो प्रेशर वाली लाइन है। बाद बाकी देखिए 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, ये है आपकी आइडियाबैटिक है, ये वाली लाइन है। और ये है ना ये वाली लाइन, ये वाली दोनों लाइन। ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, वी वाली लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या हो गया? 1 आपका 1 कांस्टेंट प्रेशर हो गया, 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, और 2 आपका हो गया 2 आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और एक हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका आंसर भाई कौन बताएगा? ठीक है, इसका आंसर बताइए। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है ऑटो साइकिल की, क्या होती है भाई बताइए? कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए भाई, आंसर बता दो, कौन बताएगा? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है भाई बताइए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाई 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। तो इफिशियंसी होती है, जो आर है ना वो कंप्रेशन रेशियो, और गामा है आपका एडियाबैटिक इंडेक्स होता है। ठीक है, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अभी जस्ट देखते रहना पूरा वीडियो है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल थोड़ा सा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑटो साइकिल है, वर्क कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। और यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो ऑटो साइकिल का। ठीक है, ऑटो साइकिल ग्राफ पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं ऑटो साइकिल में। तो ऑटो साइकिल में भाई होते हैं आपके, यहाँ पे ग्राफ में देखिए, पहले ग्राफ में थोड़ा समझिए। पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया, ये तो 2 क्या हो गए? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन में कुछ 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई, और ये 2 आइसेंट्रोपिक हो गया। ठीक है, तो 2 आइसेंट्रोपिक, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गए। तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। ये आपका ऐसा ही इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए डाटा बहुत है मेरे पास, उसकी टेंशन मत लीजिए, डेटा मेरा इतना है कि आप
पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो थर्मल इफिशिएंसी की बात करूँ तो यहाँ पे ऑटो की क्यू सेक्शन माइनस क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू सेक्शन होती है सप्लाइड टू, ठीक है। और यहाँ पे जो ए स्टैंडर्ड इफिशिएंसी होती है, देखिए एक और आपका इफिशिएंसी निकलती है टेम्परेचर के केस में 1-T1/T2 होता है। और उसके बाद आपका ए स्टैंडर्ड इफिशिएंसी होती है, वो होती है ऑटो साइकिल की 1-1/R⁻⁻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 
अगर गामा और आर बढ़ाएंगे, कंप्रेशन रेशियो और गामा बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है। बाद बाकी ये ऑटो साइकिल रिलेटेड ये इतने क्वेश्चन थे छोटे छोटे, वो मैंने करा दिए हैं। बाद बाकी देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखो आगे हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था आगे यहाँ पे देखिए थर्मल इफिशियंसी की बात करी जाए, इसकी थर्मल इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं द डीजल साइकिल। डीजल साइकिल किस पे वर्क करता है? कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के हम समझ सकते हैं ये पी है, ये वी है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए पी पी है ना, वो कांस्टेंट प्रेशर सिर्फ एक ही लाइन है, तो वन कांस्टेंट प्रेशर हो गया, वन कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ठीक है। वी है ना, वी, ये वी वाली लाइन है, तो वन वन कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वन कांस्टेंट वॉल्यूम। और दो लाइन ये ऐसे बनी है, तो इसका मतलब ये हो गया टू कांस्टेंट, टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये लिखा हुआ है, ठीक है, याद कर लेना, टू आइसेंट्रोपिक। तो डीजल साइकिल में जो होता है वन कांस्टेंट प्रेशर होता है और वन कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर उसकी बात करूँ मैं पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन को हम ऐसा इंजन के नाम से भी बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन से। तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं? वहाँ पे होते हैं आपके टू आइसेंट्रोपिक और टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और अगर डीजल और डुअल साइकिल की बात करूँ मैं, डुअल साइकिल में क्या होते हैं? वन कांस्टेंट प्रेशर होता है और टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक या फिर टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं डुअल साइकिल में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें समझिए। यहाँ पे मैं देखो आपकी इफिशियंसी बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इफिशियंसी है भाई, वो क्यू सप्लाइड वही होती है इफिशियंसी, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी जो है उसका फॉर्मूला ये है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो डीजल डीजल साइकिल की इफिशियंसी देखो कैसे निकालेंगे। ऑटो साइकिल की इफिशियंसी तो देखो ये होती ही होती है, आपने याद करी होगी, वन माइनस वन अपन आर की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। इसमें क्या जुड़ जाता है? इसमें ये वाला पोर्शन है ना, ये जुड़ जाता है। तो इसको कैसे करोगे आप? देखो याद करने का तरीका देख लो पहले, इतना तो तुम्हें याद ही याद है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है? आगे लाइन खींचनी है, ठीक है। ऊपर रो माइनस वन लिख देना है, नीचे भी रो माइनस वन लिख देना है, रो। उसके बाद रो के ऊपर गामा कर देना है और उधर नीचे गुणा में कर देना गामा। सो ये वाला पोर्शन तुम्हारा नीचे वाला ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक पार्ट समझ लीजिए। देखो रो है ना, रो वो आपका कट ऑफ रेशियो है, ठीक है। V3 अपॉन V2 ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो देख लो बस। इस एफिशिएंसी में अगर देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, इस एफिशिएंसी में अगर गामा और आर की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही उसमें बढ़ रही थी, गामा और आर की और कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे थे तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ रही थी। अगर कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ा रहे हैं तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी घटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बन जाता है, अगर लोड बढ़ाएंगे अगर इंजन पे, तो फ्यूल की सप्लाई वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो आपका कट ऑफ रेशियो वो बढ़ेगा, और कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लीजिए, और इससे ज़्यादा मैं आपको शायद एक स्पेशल वीडियो में बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आएगा आपके। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। ए पेट्रोल इंजन हैज़ कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम। तो पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है भाई? बताइए कौन बताएगा? पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं ऑनलाइन क्लास भी लेने लगूंगा, ठीक है। तो अभी ये सारी ऑफलाइन क्लास चल रही हैं। तो देखिए पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है 6:10 होता है। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 6:10 होता है, याद कर लो। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है वो 15 से 25 होता है, ये डीजल इंजन का है, ठीक है, ये नीचे 15 से 25। और डुअल इंजन का क्या होता है? 12 से 16 है। तो तीनों कंप्रेशन रेशियो याद कर लो, पी फॉर
पेट्रोल इंजन, ठीक है, डी फॉर डेल। अब तीनों तैयार कर लो। देखो पेट्रोल इंजन का होता है 6 to 10, डीजल इंजन का होता है 15 to 25, और डुअल इंजन का होता है 12 से 16, ठीक है, याद कर लोगे। और कंप्रेशन रेशियो की यार बात करूं तो देखो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम को भी बोलते हैं हम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ को डिटेल में मैंने बहुत बार बता चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, देखिए इसको समझिए, ठीक है, ये आपका ईएससी में भी पूछा गया था। तो देखिए इनपुट, देखिए क्वेश्चन देखिए, इनपुट द ऑर्डर थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो डीजल डुअल साइकिल विल बी एज अंडर, मतलब इसमें से कौन सी इफिशिएंसी होगी वो आपका इनपुट होगी, कौन से ऑर्डर से हम लिखते हैं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ऑटो डुअल डीजल, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई बताइए, ऑटो डीजल डुअल, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑटो डुअल डीजल, ये होगा क्या, सही है। तो यही आंसर होगा ऑटो डुअल डीजल, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है, ध्यान से देखना। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी एंड ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 4 एंड आइडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गामा 1.5 विल बी। तो एक ऑटो चक्र जिसका संपीड़न अनुपात कंप्रेशन रेशियो 4 दे रखा है, और आपका जो आइडियाबेटिक इंडेक्स है गामा उसका वैल्यू देखकर 1.5, तो आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है। तो कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से कोई निकाले, पॉज करके वीडियो पुश कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, फिर उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे दिया है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले पे सॉल्व हो नहीं पाता है सही तरीके से, आप समझ सकते हो, मैं कैसे भी करके तुम्हें बढ़ा रहा हूँ, मैं लेकिन पढ़ा तो रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटो साइकिल जो इफिशियंसी होती है वो 1 - 1/r गामा में होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे जो डेटा दे रखा है, गिवन डेटा दे रखा है, वो आर दे रखा है कंप्रेशन रेशियो 1.5, और आर सी मतलब कंप्रेशन रेशियो वो दे रखा है आपको 4। तो बस क्या करना है, मैंने ये वाला डेटा है ना इसमें रख दिया, तो ये रखोगे 1 - 1/r सी मतलब कंप्रेशन रेशियो का मान कितना 4, ठीक है, यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ मैं, 4 रखोगे यहाँ पे, और गामा की वैल्यू 1.5 रखोगे, तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है गामा की पावर 1.5 -1 होती है, ठीक है, गामा -1 होती है। तो 1.5 में से अगर 1 घटाओगे तो ये बचेगा 0.5, ठीक है। अब 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, देखिए 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5/10, तो 5/10 अगर 5/10 लिखोगे तो ये कैसे डिवाइड करो, 1/2 में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, ठीक है, लिख गया। तो 4 की पावर 1/2 हो गया। अब 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 को हम लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद 1/2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा भाई ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 1 - 1/2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको माइनस करोगे तो 1 क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2। तो जो इफिशियंसी जो निकालते हैं तो 100 का गुणा जरूर करते हैं, ठीक है, 100 का मैंने गुणा करा, 100 का यहाँ पे गुणा कर दिया, तो इफिशियंसी जो आ गई वो आ गई 50%। क्लियर, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कौन बताएगा, हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड इन, हीट एक्सचेंजर यूज किस में होता है ये बताइए। तो देखिए कंडेंसर एट बॉयलर इन स्टीम प्लांट, रेडिएटर एंड इंटरकूलर एंड प्रीहीटर। तो इसके आंसर मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो इसके आंसर बताइए। देखो इसके आंसर तीनों हो जाएंगे, ए बी सी, एक ऑप्शन था ए बी सी, तो ए बी सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो थर्मल कंडक्टिविटी से क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताइए, इसमें से आंसर कौन सा होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा यूनिट होती है, वो होती है वाट मीटर केल्विन की पावर -1, ठीक है, ये होगी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बॉयलर में करा चुका हूँ ऊपर ही, ठीक है, कंप्रेसर मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था, जहाँ तक याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में कंप्रेसर करा दिया। यहाँ पे कुछ पंप से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं थोड़ा करा दे रहा हूँ, ठीक है, और आप थोड़ा सा पढ़िए अच्छी तरीके से, इसकी PDF भी मैं दे दूँगा, 1-2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी शाम तक, तो देख लेना आप आराम से, ठीक है।
तो भाई क्वेश्चन देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इज एन efficiency H, hydraulic efficiency of turbine, वॉल्यूमेट्रिक efficiency ऑफ टर्बाइन, मैकेनिकल efficiency ऑफ टर्बाइन। तो देखिए ओवरऑल efficiency का फॉर्मूला भाई कौन सा होगा, इसमें से बताइए भाई कौन सा होगा। ओवरऑल efficiency का होगा आपका, देखिए ये होगा ए वाला, ठीक है। ओवरऑल efficiency होती है आपकी हाइड्रोलिक efficiency, वॉल्यूमेट्रिक efficiency इंटू मैकेनिकल efficiency, ठीक है। ओवरऑल efficiency होगी, इसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैविटेशन इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉज्ड बाई। तो कैविटेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको एक वीडियो में डिटेल में करा दूंगा, शायद कराया भी है मैंने, आपको पता होगा। 10 का दम पार्ट देख लेना, वहाँ पे शायद मिल जाएगा तुमको डिटेल में। तो ये होता है ना, ये लो सक्शन प्रेशर के कारण होता है। लो प्रेशर होता है तो वहाँ उसके कारण होता है, ठीक है। हाई प्रेशर के कारण नहीं होता, लो प्रेशर के कारण होता है। तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो इसका आंसर भाई सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। देखो होता क्या है कि आपका, देखो कैविटेशन क्या होता है, ये आपका पंप है, ठीक है। मैं पंप बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये पंप है, यहाँ से एक पाइप निकला है ये, और यहाँ से ये दूसरा पाइप गया है, डिलीवरी पाइप, ठीक है। ये सक्शन पाइप है, ये डिलीवरी पाइप सक्शन पाइप, ठीक है, लिख दिया। तो यहाँ से क्या है, जब लो प्रेशर होगा तो यहाँ से जो ड्रॉप है ना, बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं बहुत तेज। लो सक्शन प्रेशर होता है ना तो बबल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बबल फॉर्मेशन एकदम से बहुत तेज़ी से जाएंगे पाइप के अंदर, तो वो बबल्स फूटेंगे, ठीक है। पानी के बुलबुले होंगे, बहुत तेज़ी से फूटेंगे। सक्शन होगा तो बहुत तेज़ी, तो ये तेज़ी से फूटेंगे, तो ये फूटेंगे तो ये स्ट्राइक करेंगे पाइप की सरफेस पे, इसके बाद ये ब्लेड पे भी, अंदर जाके ब्लेड पे भी स्ट्राइक करेंगे, तो वहाँ फूटेंगे, ठीक है। फुटर फुटर बहुत तेज फूटेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ये डैमेज करेंगे, ठीक है। उसकी पाइप की सरफेस को, ब्लेड को डैमेज करेंगे। इसी घटना को हम कैविटेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैविटेशन हमेशा होता है लो प्रेशर, लो सक्शन प्रेशर के कारण, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। मतलब इसमें से कौन सा पंप डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट पंप में नहीं आता है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप में नहीं आता है। तो ये बाद बाकी लो पंप है, वैन पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ये सब आते हैं आपके पॉजिटिव में, ठीक है। ये एक्सियल फ्लो पंप में आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज वेयर एन स्पीड, एन आरपीएम, उसके बाद पी पावर है किलोवाट में, एच हेड है। तो आपको स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन बताना है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, इसका आंसर बताइए। तो कौन बताएगा इसका आंसर, बी है या डी है, कौन बताएगा। तो आंसर इसका भाई हो जाएगा एन रूट पी एच क्यू और 5/4। टर्बाइन में केस में आपका होता है एन रूट पी एच क्यू और 5/4 होता है। और पंप के केस में क्या होता है, तो देखिए पंप के केस में जो होता है वो, देखिए टर्बाइन के केस में तो मैंने बता दिया एन रूट पी एच क्यू और 5/4 होता है, ठीक है। अब मैं पंप के केस में बता रहा हूँ, ठीक है। पंप में जो होता है ना, स्पेसिफिक स्पीड होती है आपकी एन अंडर रूट में एन रूट क्यू अपॉन एच क्यू पावर 3/4 होता है, ठीक है। जहाँ पे क्यू डिस्चार्ज है, ठीक है, एन स्पीड है और एच हेड होता है, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। ये दोनों एफिशिएंसी आपको स्पेसिफिक स्पीड याद कर लेनी है, दोनों ध्यान से याद करना, ठीक है। पंप के केस में एन रूट क्यू एच क्यू अपॉन एच क्यू पावर 3/4 होता है। और आपका टर्बाइन के केस में मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर एन रूट बी अपॉन एच क्यू पावर 5/4 होता है, ठीक है। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। ये देखिए, द डिस्चार्ज थ्रू सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एन आरपीएम। तो देखिए डिस्चार्ज आपको बताना है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिस्चार्ज होता है वो होता है अपन LAN/60, ठीक है। मतलब ALN लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, LAN/60 या ALN/60। तो यहाँ पे और डबल एक्टिंग के लिए और पूछ लिया जाए, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगर सिंगल एक्टिंग पंप कुछ डेटा दे रखा हो आपको, एरिया है, लेंथ है, स्पीड दे रखा है आपको, ठीक है। और तो उसके बाद तुम ये वाला लगा सकते हो फार्मूला सिंगल एक्टिंग के लिए। और डबल एक्टिंग के लिए और पूछा जाए तो डबल एक्टिंग वाला फार्मूला ये 2ALN/60,
क्लियर, डिस्चार्ज के लिए, जो आपका डिस्चार्ज है रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, बैकवर्ड कर्व्ड वेन आर यूज। तो बैकवर्ड जो कर्व वेन होते हैं वो आपका यूज होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में बैकवर्ड कर्व वेन आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड कर्व वेन का मतलब क्या होता है भाई, देखिए आपका ये है ना ब्लेड है ये, ठीक है। तो इसके पीछे ना वाटर होगा, ये वाटर है, ठीक है। तो ये ऐसे करके पुश करेगा इसको इधर से, ठीक है, इधर की डायरेक्शन में पुश करेगा कुल मिला के। और इसका ये फाई एंगल होता है वो आपका कम 90 से कम होता है, ठीक है, 90 से कम होता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो देख लो अच्छी तरीके से। ये लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे एक बंदे ने इसका आंसर गलत बता दिया। देखो हो सकता है एक दो क्वेश्चन कभी कभार गलत हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब इंसान भी गलतियों का बदला, आप समझ रहे हो, एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसे मेरे ख्याल से नहीं होंगे, मैं कोशिश करूँगा पूरी, गलती कोई नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हेड जो डेवलप्ड होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर क्या होता है, इसमें से आंसर भाई देखो मैं आपको बता दूं, प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ इम्पेलर, प्रोपोर्शनल टू स्पीड इम्पेलर, या प्रोपोर्शनल टू डायमीटर एंड स्पीड इम्पेलर, ये सब गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा भाई नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हेड जो डेवलपमेंट होता है उसका मैं आपको अभी आंसर बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं पूरे प्रोसेस में। तो जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, उसका जो आंसर होता है वो होता है आपका एच, हेड होता है वो स्पीड का स्क्वायर और डायमीटर, इम्पेलर ऑफ डायमीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये हैं सारी चीज़ें, मैं आपको बता दूं। जो डिस्चार्ज होता है वो डी क्यू एन, मतलब डायमीटर और इम्पेलर ऑफ डायमीटर का क्यूब इंटू स्पीड एन। और जो पावर होती है भाई वो पावर होती है आपकी डी की पावर 5 और एन क्यू, ठीक है। और हेड जो होता है वो एन स्क्वायर डी स्क्वायर। ये सब करेक्ट डाटा है, अच्छी तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई इसको देखो अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको मैंने बार बार टेलीग्राम पे भी भेजा है इसलिए कि आप थोड़ा याद कर सको, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज विल रिजल्ट। अगर सीरीज में अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को लगाया जाता है तो क्या होता है भाई, हाई डिस्चार्ज होता है या हाई हेड होता है, लो स्पीड ऑपरेशन होता है, रिड्यूस पावर कंजप्शन होता है। आंसर बताइए। देखिए आपको अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर सीरीज में लगाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई डिस्चार्ज, ठीक है, हाई डिस्चार्ज होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए इसको, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है आपको आंसर इसका। प्लीज़ आंसर दीजिएगा, मैं समझूंगा कि आप थोड़ा समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ए मास ऑफ वेट स्टीम कंटेन 50% लिक्विड वाटर, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेज रखा है। तो देखिए गीले भाप में द्रव्यमान का 15% द्रव जल होता है और भाप का शुष्कांक भिन्न बताइए। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का बताइए। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, ठीक है, यही तो बताया था। तो बस ये लगाना है तुमको, लेकिन ध्यान रखना इसका मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका आंसर तुम बस सॉल्व करके बताना। इसमें जो मास ऑफ वेट स्टीम है ना वो 15% है, ठीक है। बाद बाकी क्या होगा, बाद बाकी जो स्टीम है ना, मास ऑफ स्टीम है ना वो 15% है, ठीक है। बाद बाकी जो वाटर होगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है, वो कितना होगा भाई 85%। ये तो बचेगा ना 100 में से, टोटल 100 में से निकाल देना। तो बस अब इसको रखना है आपको उसी फॉर्मूले, मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टीम में। तो इसका आंसर निकाल के दिखाइए कि आंसर कितना निकलेगा। जो आंसर बताएगा उसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट बार मैं वीडियो जब स्टार्ट करूँगा उसका नाम बताऊँगा। इन लोगों ने सबसे पहले नाम बताया, ये बहुत अच्छे बंदे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी क्या करना है आपको, बाद बाकी क्या करना है, देखो मैंने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैंने करीबन 1-2 घंटे आपके लिए, 1-2 घंटे नहीं कम से कम मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में पूरा दिन लगा दिया है, आपके लिए अच्छा वीडियो बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि आप एक वीडियो को लाइक करोगे, 10-20 लाइक से कुछ नहीं होता है, कम से कम मुझे चाहिए कम से कम, देखो कम से कम आप 200 लाइक दे दो, ठीक है,
200 लाइक दे दो आप, मैं खुश हो जाऊँगा कि कम से कम मेरी वीडियो 200 लाइक आए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट है, मैकेनिकल स्टूडेंट है, वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो आते रहेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। और बाद बाकी एक और बात बता दे रहा हूँ आपको, देखिए ये वीडियो जो मैंने बनाए थे HPCL स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थे, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये। और नेक्स्ट बात क्या है भाई, नेक्स्ट बात ये है कि ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप ऑफ फॉर PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसकी टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहाँ से अगर नहीं हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, तो आपको सर्च करना है डायरेक्ट सर्च करना है क्या, MRK, ठीक है, स्पेस कर लेना थोड़ा सा और मैकेनिकल लिखना, ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा टोटल, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके का आपको लोगो मिल जाएगा, इस तरीके का लोगो मिल जाएगा, उसको ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया तो ज्वाइन कर लेना। तो बाकी मैं वीडियो समाप्त करता हूँ यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। चलिए आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।